नमस्कार। आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे भारत में कृषि के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं और इसके साथ हम यह देखेंगे कि कृषि के समस्याएं कौन कौन सी है और फसलों को यहाँ पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर हम यह देखेंगे कि कृषि से संबंधित जो क्रांतियां हुई जैसे कि हरित क्रांति, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत को यहाँ पर एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या लगभग 55% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से जो कि कृषि पर यहाँ पर निर्भर है। यहाँ पर हम जीडीपी देख सकते हैं। 1951 में कृषि की भागीदारी जो थी वो 52% है। 2019 से 20 में हम देखते हैं 17.8%, जबकि 2020 से 21 में हम देखते हैं 19.9%। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 क्षेत्र देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र जो कि उद्योग से यहाँ पर संबंधित है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, ये सारे तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगे जो कि अपनी सेवा देते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, कारखाना यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर कृषि आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे अधिक योगदान जो है 55% योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में है, जबकि सबसे कम यहाँ पर देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि के बारे में हम देख सकते हैं कि 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है, जबकि इसकी अपेक्षा 45% जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। और 55% कृषि क्षेत्र जो है कि जो पूर्ण रूप से मानसून पर यहाँ पर निर्भर है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ ही जो भारतीय किसान है जिसमें 60 से 65% खाद्यान्न फसल उगाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल जो है आपका, ये सारे चीज खाद्यान्न फसल में आ जाएंगे। और जबकि 35 से 40% जो है किसान वाणिज्य फसल उगाते हैं, जैसे कि कपास, जूट, ये सारे वाणिज्य फसल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% पर कृषि होता है, 21% पर वन है और 24% पर यहाँ बंजर भूमि देखा जाता है और 4% जो क्षेत्र है वो चारागाह का क्षेत्र है। इसके साथ ही आगे का पॉइंट देखेंगे, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। हम क्या देखते हैं कि हर एक पौधा जो है उसके लिए एक विशिष्ट जलवायु की जरूरत पड़ती है। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं को हम क्या देखते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जबकि इसकी तुलना में हम देखते हैं कि धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है जो कि गर्मी के मौसम में यानी बरसात में यहाँ पर उगाया जाता है। जबकि गेहूं को यहाँ पर सर्दी ऋतु में उगाया जाता है, जिसे रबी फसल के रूप में हम जानते हैं। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। जैसे कि यहाँ पर 15 है जो कि देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालयी भाग, पूर्वी हिमालयी भाग, निचला गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र और 5वां है उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र। 6ठा नंबर है यहाँ पर गांगेय पार मैदानी क्षेत्र। 7वां है पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र और 8वां है केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। 9वां है पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र और 10 नंबर जो है दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र।
11 नंबर हम देख सकते हैं पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। 12 नंबर है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। जबकि 13 नंबर है गुजरात मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। और 14 नंबर जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। और 15 नंबर जो आपका हो जाएगा वो है द्वीप क्षेत्र। तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित यहाँ पर किया है, जो कि हम 15 पॉइंट देख चुके हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट जो है भारतीय कृषि के समझ जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। भारतीय किसान जो है कि मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जो कि कृषि की समस्या के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है। जिस वर्ष बारिश नहीं होती है उस वर्ष हम क्या देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है। भारतीय कृषि को यहाँ पर मानसून का जुआ कहा गया है, जो कि यहाँ पर किसान जो है मानसून पर ही निर्भर रहते हैं ज़्यादातर किसान, इसलिए मानसून का जुआ भारतीय कृषि को कहा गया है। दूसरा नंबर देख सकते हैं कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। भारत का अधिकतर किसान जो है अशिक्षित हैं और पुराने तरीके से कृषि करते हैं, जो कि कृषि के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या है। पुराने तरीके से कृषि करने के कारण फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। इसके साथ ही अगली समस्या हम देख सकते हैं कृषि जोतों का छोटा आकार, यानी कि खेतों का छोटा आकार होना। बहुत सारे ऐसे किसान हैं भारत में जिनके पास खेत जो है बहुत कम मात्रा में है, छोटे आकार में है, जिससे यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जुताई करने में भी कठिनाई काफ़ी होता है। भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन देखा जाता है। चौथा नंबर हम समस्या के रूप में देख सकते हैं कि निम्न गुणवत्ता का बीज का ये लोग उपयोग करते हैं। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे अगला पॉइंट कि भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण हम देख सकते हैं कि भारत में जो है बहुत सारा अनाज जो है रखने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वो सड़ जाते हैं। ये थे कृषि के समस्या, जो कि 5 पॉइंट हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट हम देखेंगे भारत में यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि 3 भागों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। रबी फसल में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है और इसकी कटाई जो है मार्च और अप्रैल में की जाती है। यह शीत ऋतु का फसल है, जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सारे रबी फसल के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसके साथ ही हम देखेंगे खरीफ फसल के बारे में। इसकी बुआई जो है जून और जुलाई में की जाती है, जबकि कटाई जो है नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर इसकी कटाई की जाती है। खरीफ फसल जो है मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। ये मानसून ऋतु में इसको देखा जाता है, जैसे कि धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का एवं उड़द। जबकि जायद फसल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसकी बुआई जो है मार्च में की जाती है और इसकी कटाई जो है जून में की जाती है। जायद फसल जो है रबी और खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारे जायद फसल के अंतर्गत यहाँ पर आता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारत में कृषि के प्रकार क्या है। ये थे यहाँ पर वर्गीकरण देखे, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, रबी, खरीफ और जायद। इसके साथ ही हम देखेंगे कृषि के प्रकार, जिसमें पहला पॉइंट देखेंगे फसल चक्र। फसल चक्र क्या है उसके बारे में हम देखेंगे।
भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि खेत में धान का फसल उगाया गया, उसके बाद हम देख सकते हैं कि चना का फसल उगाया जाता है। तो यहाँ पर बदल बदल कर यहाँ पर फसल उगाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। इसके अंतर्गत हम प्रकार के अंतर्गत देखेंगे अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि क्या है? यहाँ पर है अनुबंध कृषि। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। यानी कि जैसे कि कोई कंपनी है तो वो किसानों के समझ पहले ही मूल्य निर्धारित कर देती है कि जब उसका जैसे कि उसको कंपनी को आलू खरीदना है तो पहले निर्धारित कर देगी कि उत्पादन होने के बाद हम 20 रुपये प्रति केजी आलू खरीदेंगे। उस समय उसका मूल्य ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन कंपनी उससे 20 रुपये उस समय खरीदेगी जब फसल का उत्पादन हो जाएगा उसके बाद। जैसे कि उस समय हम देख सकते हैं कि मूल्य जो है 25 रुपये भी हो सकता है, 15 रुपये भी हो सकता है, लेकिन कंपनी यहाँ पर निर्धारित जो की थी कि 20 रुपये ही आलू उससे किसानों से खरीदेगी, तो वो उस समय उत्पादन होने के बाद 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही खरीदेगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कार्बनिक कृषि। कार्बनिक खेती उसे कहते हैं जो खेती बिना किसी रासायनिक खाद कीटनाशक के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिक्किम जो है भारत का पहला राज्य है जो कार्बनिक कृषि पूर्ण रूप से करता है। किसी तरह का रासायनिक खाद और कीटनाशक का यहाँ पर प्रयोग सिक्किम जो है नहीं करता है और इसी को ही हम कार्बनिक कृषि कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे झूम कृषि क्या है। यह कृषि देखते हैं कि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहां पर कृषि की जाती है। पेड़ पौधों को काट कर मतलब वहां पर खेत बनाया जाता है और उसके बाद वहां पर उसमें फसल उगाते हैं। और जब वहां की मिट्टी की उर्वरता जो है खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आगे जाकर दूसरे जगह पर फिर से जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जंगल झाड़ होते हैं, उसको काट कर साफ करते हैं और उस पर वहाँ पर कृषि का उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। इसलिए इस कृषि को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कृषि के प्रकार के अंतर्गत अगला पॉइंट जो है वो है सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि क्या है? सीढ़ीदार क्षेत्र पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं ताकि यहाँ पर मिट्टी बारिश के समय ना बह सके, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होती है। जो सीढ़ीनुमा खेत यानी कि कृषि की जाती है वो मिट्टी को बहने से बारिश के समय रोकती है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि किया जाता है। तो कृषि के प्रकार के अंतर्गत हम यहाँ पर देखें फसल चक्र, अनुबंध कृषि, कार्बनिक कृषि, झूम कृषि और सीढ़ीनुमा कृषि। इसके साथ ही हम अगला पॉइंट देखेंगे, टॉपिक जो है हमारे इसके अंतर्गत विभिन्न कृषि क्रांति। इससे संबंधित हम हरित क्रांति के बारे में देखेंगे। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक यहाँ पर नीति थी जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के यहाँ पर बीजों का उपयोग किया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरित क्रांति के जनक जो थे
नॉर्मन बोरलॉग थे और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। अब भारतीय हरित क्रांति के बारे में देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के बीच देखा जाता है और इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर पड़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का जो उत्पादन था 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। अब हम क्रांति के बारे में देखेंगे जो कि यहाँ पर संबंधित है, जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जबकि हरित क्रांति के जनक थे M.S. स्वामीनाथन। पीली क्रांति यहाँ पर देख सकते हैं तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और इसके साथ ही हम देख सकते हैं लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन से यहाँ पर संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। रजत जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है और काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से यहाँ पर संबंधित है, जबकि गोल क्रांति आलू उत्पादन से यहाँ पर संबंधित है। तो इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी का यहाँ पर मिला हुआ रूप को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। इसका उद्देश्य है इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, जिसे इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हम देख सकते हैं कि भारत की प्रमुख फसल क्या है, सबसे उत्पादन कौन सी स्टेट करता है और विश्व में कौन करता है। तो चावल के बारे में हम देखेंगे। चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल माना जाता है। विश्व का 21.7% यह उत्पादन करता है भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन जो स्टेट करता है वह है पश्चिम बंगाल और विश्व में जो है वो है चीन। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो है कटक में है। गेहूं में हम देखते हैं यहाँ पर विश्व में यहाँ पर भी चीन नहीं आएगा उत्पादन में। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है और यह विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और विश्व में हम देखते हैं चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हम देखते हैं कि पंजाब का जो स्थान है सबसे प्रथम है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश स्टेट का किन किन खाद्य फसलों में सबसे पहला स्थान है। तो ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है और राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा और सरसों में। बाजरा और सरसों का उत्पादन खाद्य उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान स्टेट यहाँ पर करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि रबड़ के बारे में देखेंगे। विश्व में सबसे पहला स्थान जो है थाईलैंड का है और भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है रबड़ का केरल करता है। गन्ना में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा विश्व में ब्राज़ील करता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश यहाँ पर करता है। चाय में हम देखेंगे चीन सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है और असम जो है भारत में असम सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन यहाँ पर करता है। सोयाबीन में हम देख सकते हैं विश्व में अमेरिका का स्थान है सबसे पहला और भारत में मध्य प्रदेश का स्थान सबसे पहला है। कॉफ़ी में हम देख सकते हैं सबसे प्रथम स्थान जो है कॉफ़ी में ब्राज़ील का है और भारत में कर्नाटक का देखा जाता है। कर्नाटक स्टेट में सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। दाल में हम देख सकते हैं कि विश्व भर में
भारत सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है और इसके साथ ही जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश आपका आ जाएगा। जबकि यहाँ पर डिमांड जो है भारत में काफ़ी मात्रा में दाल का है। लोग अधिक इसका प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ में, जिससे भारत को आयात भी करना पड़ता है। अधिक उत्पादन करने के बावजूद इसको बाहर से खरीदना पड़ता है। जूट में भी देख सकते हैं कि विश्व में भारत का सबसे पहला स्थान है। और स्टेट में भारत के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का सबसे पहला स्थान है। तो ये सारे पॉइंट जो थे ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देख लेंगे आप। जो कि हमारे ये सारा भारत में कृषि के अंतर्गत टॉपिक के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।